हाय गाइस, वेलकम टू वीडियो नंबर 4। हम पढ़ रहे थे आपके टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है आपका बिजनेस मैनेजमेंट पे। एंड ये आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो टोटल हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस आपके बना दिए हुए हैं जिनमें हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ऑप्शनल वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ वर्ड के डिफिनेशन जान लेते हैं ताकि बार बार जब आपके ऑप्शंस में ये वर्ड यूज हो तो आपको परेशानी ना हो कि ये वर्ड आखिर में होता क्या है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म ए बिजनेस क्लब टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव ए पार्टिकुलर एम। किसी पार्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए जब एक बिजनेस एक क्लब में जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ये एकत्रित होकर किसी एक एम के लिए काम करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन शब्द आपके ऑप्शन में आने वाले ऑप्शन में बहुत बार यूज होने वाला है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल फॉर ए बिजनेस क्लब। किसी भी बिजनेस या क्लब के लिए ग्रुप ऑफ पीपल मतलब इकट्ठा लोग मिलकर किसी एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो उसे ही ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरा आपका जो बार बार यूज होगा वर्ड वो है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? प्रोसेस दैट इज यूज बाय बिजनेस। एक प्रोसेस है जो कि बिजनेस के द्वारा यूज किया जाता है टू मैप आउट ए कोर्स ऑफ एक्शन टू ग्रो इंक्रीज प्रॉफिट गेन एक्सपोजर और स्ट्रेंथ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई लिखा हुआ है। तो मतलब ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्रोसेस है जो कि बिजनेस में यूज किया जाता है, जो कि ग्रोथ इंक्रीज प्रॉफिट गेन एक्सपोजर पर वर्क करता है। इसे कहते हैं आप कॉर्पोरेट। तो ये आपका कॉर्पोरेट का मतलब होता है। आगे देखते हैं, एक वर्ड यूज होगा आपका SWOT, स्वॉट एनालिसिस। ये क्या होता है? बेसिकली बहुत बार आपका यूज होने वाला ये भी। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका S से स्ट्रेंथ और W से आपका वीकनेस एंड O से आपका होता है अपॉर्चुनिटीज एंड आपका T से होता है थ्रेट्स। अगर फुल फॉर्म भी पूछता है अगर एग्जाम में आपके कि द स्वॉट एनालिसिस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इज अ फुल फॉर्म ऑफ SOT। अब जानते हैं कि ये किस लिए होता है। तो एक एक आपका एक टूल है जो कि बिजनेस के स्ट्रेटेजी में वर्क करता है, जहां आप इंटरनल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये दोनों कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि जिन पर काम किया जा सकता है और वो कंपनी के अंदर ही रहेगा। मतलब इसे कहीं बाहर शो नहीं किया जाता है। इस पर हम वर्क करेंगे तो हम इंटरनल फैक्टर्स को अचीव कर सकते हैं, जैसे अपने कंपनी पर स्ट्रेंथ बनाना एंड वीकनेस। एंड दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? आपकी SWO एनालिसिस के। जब ये एनालिसिस होता है तो पता चलता है कि हाँ हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है एंड हम उस पर काम कर सकते हैं। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं इसमें ये अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ये दोनों जो होते हैं इनसे जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स आपकी कराते हैं अपॉर्चुनिटीज कितनी आपको मिल रही है। तो मतलब एक तरीके का एक एनालिसिस है जिसमें हम कंपनी के ग्रोथ को लेकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसमें स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आपके आते हैं। तो आई होप SOWT के बारे में आपके दिमाग में ख्याल बन चुका होगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शनल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पर ये क्या कह रहा है? इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फॉर्म। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी है वो किससे चलता है? मतलब टॉप से बॉटम चलता है या बॉटम से टॉप चलता है आपका, कि एनी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में चलता है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम की ओर चलता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। जो अथॉरिटी का फ्लो होता है ये टॉप लेवल से लेकर बॉटम तक मतलब गहराई तक जाता है, ऊपर से लेकर। तो ये इसका फॉर्म होता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑफ अथॉरिटीज। अथॉरिटी का क्या लाइन है? क्लियर नहीं है या क्लियर है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जब लाइन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो अथॉरिटी बिल्कुल आपका क्लियर हो जाता है कि हाँ किनको कौन सा काम करना है। एक लाइन आपके सामने आ गया ना कि हाँ इन ग्रुप को ये करना है। हमने पिछली वीडियो में आपका डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा और कॉर्पोरेशन पढ़ा, ये क्या होता है? तो बेसिकली जो अब जब डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है काम का तो वहां आपके पास अथॉरिटी सब्जेक्टिव बनकर बहुत सारे लोगों के पास आ जाती है, तो हमारे पास क्लियर होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो बेसिकली बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इनमें से कौन सा है जो नहीं जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कमेटी इज नॉट नोन एज अ लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा है जो कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो लाइन जो आपका होता है, लाइन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि मतलब किसी भी चीज को डिसेंट्रलाइज कर दो, उसे तमाम ग्रुप में बांट दो एंड लाइन के थ्रू जब चीजें चलती हैं तो ये जो होता है आपका एक बेहतर बेहतर तरीका होता है किसी भी मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो लाइन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आपका
अगला क्वेश्चन कह रहा है इन लाइन एंड स्टफ ऑर्गेनाइजेशन एडवाइस ऑफ स्टफ इज, स्टफ के लिए एडवाइस क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका नॉट बाइंडिंग इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टफ एडवाइस ऑफ स्टफ इज नॉट बाइंडिंग। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन कमिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज, जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, आसान होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब जो है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो कम्युनिकेशन क्या होता है? इजी हो जाता है। अगर लेकिन सीधा ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, हमने पहले आपका पढ़ चुका हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज, जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, ये आपका कैसा है? पुराना है, नया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिडविल है। ये मतलब बीच में ना तो ना पुराना ज्यादा है, ना ही ना लेटेस्ट ज्यादा है, ये मिडिल में से है, बीच का है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है स्पेशलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट इन, स्पेशलाइजेशन जो होता है ये ग्रेटेस्ट होता है किन में होता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इज द ग्रेटेस्ट, जो आपका स्पेशलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है एड होक कमेटी इज अपॉइंटेड ऑन, तो ये जो होता है आपका परमानेंट बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमेटी जो होता है ये क्या टाइम सेविंग होता है, टाइम बचाने के लिए होता है, या फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है? तो बिल्कुल ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें समय लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 116th क्वेश्चन आपका कह रहा है कॉर्पोरेट प्लानिंग इज, मैंने आपको कॉर्पोरेट का डिफिनेशन बताया था कि ये जो है ये काम करता है किस पर? ग्रोथ इंक्रीज एंड प्रॉफिट गेन पर एंड एक्सपोजर स्ट्रेंथ पर ये काम करता है। तो जो कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है ये किस पर होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंप्रहेंसिव प्रोसेस के लिए जो है ये यूजफुल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कॉर्पोरेट प्लानिंग इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करता है कॉर्पोरेट प्लानिंग? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तीनों पर वर्क करता है कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मार्केट स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? जो मार्केट स्टेबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अफेक्टिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग वेरी मच। जो कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी होती है कॉर्पोरेट प्लानिंग पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसी पर ही जाकर स्टेबल होता है। जो इफेक्ट होते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग के ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं मार्केट स्टेबिलिटी पर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिमांड फॉर एन इनडायरेक्ट प्रोडक्ट आर मल्टी यूज प्रोडक्ट, जो डिमांड प्रोडक्ट होते हैं इनडायरेक्ट प्रोडक्ट और मल्टी यूज प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कैन बी फोरकास्टेड विद द ग्रेट डिफिकल्टी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है हु डिफाइंड कॉर्पोरेट प्लानिंग एज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग प्रेजेंट एंटरप्रेन्योरियल रिस्क डिसीजन एंड सिस्टमेटिकली एंड विद द बेस्ट पॉसिबल नॉलेज ऑफ देयर फ्यूचरली ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमेटिकली the effect need to carry out these decisions and measuring the result of these decisions against the exceptions through organized systematic and feedback। तो ये कहने वाले कौन है? तो 120 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर एफ ड्रकर ने ऐसा जो डिफिनेशन है ये दिया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग इज, जो स्कोप है कॉर्पोरेट प्लानिंग का वो कैसा है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वेरी वाइड, बहुत वाइड है जो स्कोप है कॉर्पोरेट प्लानिंग का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट प्लानिंग इज, ये कैसा होता है? ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, मतलब फ्यूचर पर बेस्ड होता है, या फिर पास्ट ओरिएंटेड होता है, या प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है जो कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ताकि हम फ्यूचर में पता कर पाए कि हमारे एक्शंस, हमारे ग्रोथ, इंक्रीजमेंट, प्रॉफिट, एक्सपोजर, स्ट्रेंथ एंड ब्रांड आइडेंटिटी कैसी होगी उसके लिए हम काम कर पाए, जैसा कि डिफिनेशन में हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉर्पोरेट प्लानिंग इज ए, जो कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है ये कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म अप्रोच। आप कॉर्पोरेट प्लानिंग को एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों अप्रोच में इसको चला सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्पोरेट प्लानिंग इज,
जो कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है ये कैसा होता है, तो ये एक एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉर्पोरेट प्लानिंग इज डन बाय, जो कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है क्या ये लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, टॉप लेवल के द्वारा किया जाता है, या फिर टॉप लेवल एंड जो एसेंटेड बाय स्पेशलाइज होते हैं, अलग से जो काम करते हैं उनके लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं एसेंटेड बाय स्पेशलिस्ट, ये कॉर्पोरेट प्लानिंग को जो है अंजाम देते हैं, ये इनके द्वारा डन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो है एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मैनेजमेंट्स वैल्यू इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एलिमेंट कौन सा नहीं था, मैनेजमेंट्स वैल्यू, जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का एलिमेंट नहीं है इनमें से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। देखिए बेसिकली जब कंपनी में इंटरनल वर्क कौन होते हैं, जो आपके अंदर के मैनेजमेंट होते हैं, काम करना होता है, जैसे आपने पढ़ा क्या शुरू में कि जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सारे अंदर के काम होते हैं, इंटरनल वर्क होते हैं। लेकिन जब आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह आ गए तो यहाँ आपका कोई हक नहीं है, वहां आपका कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा, वो गवर्नमेंट करेगी। तो इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 127 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन आ गया है जो मैंने आपको पढ़ाया था, SWOT एनालिसिस क्या होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन SWOT एनालिसिस में, तो क्या नहीं था इनमें से, स्ट्रेंथ था आपका, अपॉर्चुनिटी भी था एंड वीकनेस भी था, बट यहाँ एबिलिटी आपका नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एबिलिटी इज नॉट इंक्लूड इन SWOT एनालिसिस। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 129 क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन ETOP एनालिसिस। तो ETOP एनालिसिस में जो आपका इंक्लूड नहीं है वो है स्ट्रेंथ, इनमें स्ट्रेंथ इंक्लूड नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट ये दोनों इंक्लूड होते हैं, जो आपका O&T का फुल फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज। तो स्ट्रेटेजीज के टाइप में कौन सा चीज इंक्लूड नहीं होता है इनमें से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी जो है ये इज नॉट ए टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटेजी। टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी में तो आपका जो है अपॉर्चुनिटी तो नहीं आता है, लेकिन पूछ रहा है इस बार कि जो इंक्लूड नहीं है ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटेजी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, जो आपका रिट्रेसमेंट होता है ये इंक्लूड नहीं किया जाता है इन द ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटेजी में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ए क्लॉथ मिल स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड गारमेंट। एक क्लॉथ मिल है, स्टार्ट कर रहा है प्रोडक्शन किसका, रेडीमेड गारमेंट्स का। तो कह रहा है क्वेश्चन विल मीन अडॉप्टिंग, तो उसका मीन अडॉप्टिंग क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंसंट्रेटिव डिवर्सिफिकेशन। मैंने पिछली वीडियो में आपसे पढ़ा था कि जो डिवर्सिफिकेशन होता है ये क्या होता है। तो बेसिकली डिवर्सिफिकेशन का डेफिनेशन होता है एन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड टू मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज करने के लिए एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी लगाया जाता है जिसे डिवर्सिफिकेशन कहते हैं। एंड आपका कंसंट्रेटिव मतलब क्या होता है, एक ऐसा घोल जो कि सांद्र हो। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, कंसंट्रेटिव डिवर्सिफिकेशन इज द मीन अडॉप्टिंग ऑफ इन प्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एयरलाइन स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स विल मीन अडॉप्टिंग। तो इसका मीन अडॉप्टिंग क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, कंग्लोमरेट डिवर्सिफिकेशन इज द मीन अडॉप्टिंग प्रोडक्ट ऑफ एन एयरलाइन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल फॉरवर्ड इंट्रोगेशन इंप्लाइज, जो आपका इंट्रोगेशन मतलब एकीकरण होता है, तो वर्टिकल फॉरवर्ड में जो एकीकरण होता है ये एम्प्लाई होता है किस पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्म एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंटरिंग इनटू फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो ये आपका जो है एकीकरण का एम्प्लीफिकेशन होता है किसमें, वर्टिकल फॉरवर्ड में।
करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन इम्प्लाइज, जो वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, एकीकरण होता है, वो इम्प्लाई करता है किसके लिए? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एंट्री ऑफ ए मार्केटिंग फर्म इनटू प्रोडक्शन ऑफ गुड में जो है ये इम्प्लाई होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन प्रोवाइड्स ए कनेक्टिंग लिंक विथ, जो डायरेक्शन प्रोवाइड होता है ये कनेक्ट करता है लिंक को किससे? प्लानिंग ओनली से, ऑर्गेनाइजिंग ओनली से, स्टफिंग से, या फिर सभी से? तो ऑब्वियस सी बात है जो डायरेक्टिंग प्रोवाइड होता है ये कनेक्ट करता है लिंक को ऑर्गेनाइजेशन से, प्लानिंग से, स्टफिंग से, यानी कि सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन इज डन बाय, जो डायरेक्शन होता है ये किनके द्वारा किया जाता है? जो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं इनके द्वारा किया जाता है, या मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है, या फिर टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है? तो 137 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी लेवल के मैनेजर्स के द्वारा जो है डायरेक्शन का काम किया जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंस्ट्रक्शन कैन बी, इंस्ट्रक्शन जो होता है आपका ये ओरल होगा या रिटन होगा या दोनों फॉर्म में हो सकता है? तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शन होता है ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, बोथ ओरल एंड रिटन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन कैन बी स्पेसिफिक एंड जनरल, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो होता है ये दोनों स्पेसिफिक एंड जनरल दोनों हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इफेक्टिव व्हेन द मैनेजर इज एबल टू मोटिवेट, जो डायरेक्शन इज इफेक्टिव होता है जब मैनेजर जो होता है इज एबल टू मोटिवेट कुछ सबऑर्डिनेट को, या फिर राइटिंग जो होते हैं सबऑर्डिनेट इनको, या फिर सभी को, सभी सबऑर्डिनेट जो होते हैं इनको। तो बेसिकली करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, सभी सबऑर्डिनेट को जो है मोटिवेट करने के लिए जो इफेक्टिव होता है डायरेक्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो टोटल हमने आज आपके लगभग 35 क्वेश्चन पढ़े थे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपके 105 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। तो आपका 140 क्वेश्चन कवर हो चुका है 500 क्वेश्चन में से, एंड ये आपका चौथा वीडियो था। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, 5वें में। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।